हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द वत्सल्यास। दिस इज आदित्य और मैं अपनी भारतीय राज व्यवस्था एवं शासन की इस घटना चक्र के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए लेक्चर 2 लेकर के आया हूं, जिसमें हम लोग ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियमों के से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। तो प्यारे मित्रों, यदि आपने इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाना चाहूँगा। तो आइए चलते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत शासन अधिनियम 1919। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2003 में पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आपको बता दें कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस देने पर ही आपको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ठीक है ना, परिषद से प्रश्न आप पूछ सकते हैं, कार्यपालिका से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। यह प्रश्न एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। इस अधिनियम के तहत भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई और मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान भी किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी भारत उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2014 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब यदि उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है, ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें कि 1 अक्टूबर 1937 को भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश मैरिस ग्वेयर थे। कौन थे? मैरिस ग्वेयर थे, याद रखिएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश संघीय न्यायालय के मैरिस ग्वेयर थे। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1937, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2015 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1937। 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रथम मुख्य न्यायाधीश मैरिस ग्वेयर थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। आपको बता दें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था का समापन किया गया। प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था 1919 के भारत सरकार अधिनियम भारत शासन अधिनियम के तहत लागू किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम में
भारत सरकार अधिनियम में यह प्रावधान समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था स्थापित की गई। और इसमें जो संघीय सूची के जो विषय थे उसे दो भागों में बांटा गया, एक आरक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय में इसे बांटा गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी भारत परिषद अधिनियम 1992। यह प्रश्न यूपीपीएससी RI 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न, 1919 के भारत शासन अधिनियम में की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? ऑप्शन ए पहला दिया गया है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। ऑप्शन बी मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। ऑप्शन सी केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन ठीक है ना, और फिर कह रहा है निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी 2 और 3 सही, ऑप्शन सी 1 और 3 सही, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही। यह प्रश्न IAS प्रीलिम्स 2012 में पूछा गया था। तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक है, यानी प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। आपको बता दें कि 1909 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके बारे में पीछे भी चर्चा हो चुकी है। प्रांतों में जो विषय थे उसे दो भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय। ठीक है ना, जो आपका आरक्षित विषय है उसे प्रांतीय गवर्नर के और उसकी बात करें उसकी कार्यकारी परिषद के तहत उसके अधीन किया गया, और जो हस्तांतरित विषय था उसे प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के मतलब उसको सौंपा गया। ठीक है ना, फिर ये चीज़ें हुई आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय तथा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। ठीक है ना, ये भी सही है। और जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था का सवाल है तो यह भारत परिषद अधिनियम 1909 या यूँ कहें पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 के तहत इसकी व्यवस्था की गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई। आपको बता दें कि ऊपरी सदन जो था, ऊपरी सदन और निचले सदन में से बांटा गया। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, राज्य परिषद, और इस राज्य परिषद की जो अवधि होती थी वो प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक होती थी राज्य परिषद की अवधि। ठीक है ना, प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक राज्य परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट की अवधि होती थी। और इस अधिनियम यानी कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से 20 सदस्य वो सरकारी हो सकते थे। ठीक है ना, और जो निचला सदन था उसे केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केंद्रीय विधानसभा। याद रखिएगा, केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। इसकी यदि हम अवधि की बात करें, तो इसकी अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक होती थी। ठीक है, प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक इसकी अवधि
होती थी। और कुछ अतिरिक्त जानकारी देना चाहूँगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत इसमें कुल 140 सदस्यों का प्रावधान था, ठीक है ना। और इनमें से 100 निर्वाचित होते थे। 140 सदस्य में से 100 जो है वो निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे। इन 40 सदस्यों में से जो मनोनीत होते थे, इनमें से अधिकतम 26 सरकारी सदस्य हो सकते थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें होती थी। अगला प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? ऑप्शन ए 1961 एक्ट, ऑप्शन बी 1917 एक्ट, ऑप्शन सी 1919 एक्ट, ऑप्शन डी 1915 एक्ट। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2013 में यह प्रश्न पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी 1919 एक्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1947। यह प्रश्न यूपीपीसीएस मेंस 2008 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है ना। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है वो इसी से ली गई है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यद्यपि 1861 के भारत परिषद अधिनियम में भी जो वायसराय होता था वह विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी कर सकता था, परंतु जो हमारे संविधान में अध्यादेश लिया गया है उसकी प्रेरणा भारत सरकार अधिनियम 1935 ही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा का या के निम्नांकित में से कौन सा ऑब्लिक से निर्वाचित भारत का अधिनियम 1919 के तहत हुआ है या हुए हैं? ए 1926, बी 1937, सी 1945। फिर कह रहा है सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ऑप्शन ए केवल ए, ऑप्शन बी और सी, ऑप्शन सी ए और सी, ऑप्शन डी ए बी और सी। यह प्रश्न RAS RTS प्रीलिम्स 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और सी। आपको बता दें कि केंद्रीय विधानसभा का जो निर्वाचन है, जो चुनाव हुआ था 1919 के तहत 1926 और 1945 में कराया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? ऑप्शन ए 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी 1919 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा? फटाफट से। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत लागू किया गया, प्रवृत्त हुआ और इसी अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायपालिका की स्थापना, भारत संघ की स्थापना, केंद्र राज्यों के महाशक्तियों के बंटवारा आदि व्यवस्थाएं 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत ही ली गई है। कहने का मतलब यह है कि भारत में संविधान निर्माण के लिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम एक जटिल दस्तावेज था, है भी, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। ऑप्शन ए इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ऑप्शन बी अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, ऑप्शन सी यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, ऑप्शन डी इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। यह प्रश्न RAS RTS प्री 2016 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, अवशिष्ट विषयों पर प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। आपको बता दें कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। पीछे हमने डिस्कस किया, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो आपको बता दें कि प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करना
और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू करना ही प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है, ये भी सही है। और चौथा नंबर दिया हुआ है डी नंबर कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में इसे लागू किया, तो बिल्कुल यह बात सही है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ऑप्शन ए 1909 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन बी 1919 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यह प्रश्न यूपी बिजनेस मेल 2013 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, पीछे सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव 1940, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2012 में पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय महासंघ, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना आपको बता चुका हूँ पीछे भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी थी। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947। यूपी यूडीए एलडीए प्रीलिम्स 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों। इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी गई थी। अगला प्रश्न है, यानी भारत एक संघ है, यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत कहा गया। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष तख्तियाँ किसको दी गई थीं। क्या कह रहा है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष तख्तियाँ किसको दी गई थी। ऑप्शन ए संघीय न्यायपालिका को, ऑप्शन बी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी प्रांतीय गवर्नरों को। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2008 और आईएएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2018 में पूछा गया था। धुआं धुआं हो जाएगा प्यारे मित्रों, धड़ाके से पढ़िए, मज़ेदार तरीके से एकदम धो के रख देंगे, है ना। बहुत मज़ा आएगा, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हुए चलें, आगे बढ़ते हुए चलें, पॉलिटी से क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो प्रश्नों का उत्तर बताएं फटाफट से कमेंट बॉक्स में, ज़रूर आंसर देते रहें प्यारे मित्रों, मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। आंसर ज़रूर देते रहें, मेरे आंसर आने से पहले आंसर आ जाना चाहिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, फटाफट से बताएं, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है। ऑप्शन ए देश एक के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन बी विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, ऑप्शन सी एक संघ की योजना पर विचार, ऑप्शन डी विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी कि नॉमिनेट किया जाना। यूपी बीसीएस मेंस 2010 में यह प्रश्न पूछा गया था। फटाफट से बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों। राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए देश के लिए लिखित संविधान। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत देश के लिए लिखित संविधान का प्रावधान नहीं था। यह प्रावधान सर्वप्रथम क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा लाया गया। यह प्रस्ताव, ठीक है ना, भारत के लिए लिखित संविधान का प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा लाया गया था। और शेष तीनों विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, संघ एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समवाचित यानी कि नॉमिनेट किया जाना, यह सब सही है। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, ऑप्शन सी इसने भारत विभाजन उल्लिखित है, ऑप्शन डी इसके द्वारा रियायतें समाप्त हुई। यह प्रश्न यूपी लोअर प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। तो बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन ए, ठीक है ना।
आपको बता दें कि वर्तमान का जो संविधान है उसका ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम से मिलता जुलता है, इस पर आधारित है। और इसके कुछ प्रमुख उपबंध हैं जो हमारे संविधान में लिए गए, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला नंबर है संघात्मक सरकार की स्थापना, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 1935 से बहुत सारे उपबंध लिए गए हैं, जिनमें से एक है संघात्मक सरकार की स्थापना, ठीक है। संघात्मक सरकार की स्थापना नंबर 1। नंबर दूसरा है आपका केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना, याद रखिएगा, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की, द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना। और तीसरा है प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर स्वायत्त शासन की स्थापना, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया और स्वायत्त शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, ठीक है। स्वायत्त शासन व्यवस्था की स्थापना की गई, याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त और स्वायत्त शासन व्यवस्था की स्थापना, यह भी व्यवस्था ली गई है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यह उपबंध है। और फिर चौथा है आपका द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। क्या है? द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल। यह सब उपबंध जो हैं, जो हमारे भारतीय संविधान से 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। पांचवा है आपका प्रांतीय शासन व्यवस्था, ठीक है, सीएम, प्रांतीय शासन व्यवस्था भी ली गई है, प्रांतीय शासन व्यवस्था। फिर छठा है प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल, नोट कीजिएगा चीज़ों को, प्रांतीय विधानमंडल, प्रांतीय विधानमंडल। सातवां है केंद्र एवं प्रांतों में विभाजन, शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। केंद्र एवं प्रांतों में, नोट कीजिए करें, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, याद रखिएगा। और आठवां है आपका फेडरल न्यायालय, संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरल न्यायालय की स्थापना, ठीक है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ऑप्शन डी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस अधिनियम के द्वारा 1937 में बर्मा भारत से अलग हो गया था। कब? 1937 में भारत से बर्मा अलग हो गया था। तो प्यारे मित्रों, कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएं। यदि दमदार लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो प्यारे मित्रों, जल्द से जल्द सेकंड क्लास लेकर के आएंगे और लेके आएंगे एक नया टॉपिक, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का संकलन। बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ाएंगे। इस घटना चक्र की सीरीज को सफलपूर्वक आगे बढ़ाएंगे और इसे सफल बनाएं। आप लोग प्यारे मित्रों सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, ठीक है ना प्यारे मित्रों। जल्द से जल्द सेकंड क्लास लेकर आएंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।